चलिए भाई क्विकली खबरों की तरफ बढ़ा जाए क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स और इंटरेस्टिंग खबरें जिन पर बातचीत जरूरी। उसमें चार तो निफ्टी के रिजल्ट रिएक्शंस की सुबह सुबह में तैयारी करनी, उन्हीं के साथ शुरुआत करता हूं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब अवेट कर रहे थे सैटरडे के आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स। सचिन, चार्ट आप रेडी रखना आईसीआईसीआई बैंक का। हर्षदा, आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। हर्षदा, कैसे लगे नंबर्स? नंबर्स अगर आप देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट जरूर है। 17% का इजाफा देखने को मिला। आशीष, करीब 10,707 करोड़ का अनुमान का फिगर है। अनुमान जो था 10,323 करोड़ का था, तो उससे काफी बेहतर प्रदर्शन। ब्याज से आय में करीब 8% का इजाफा, 19,093 करोड़ पर यह फिगर आ खड़ा हुआ है। 18,962 का अनुमान था। अगर आप देखिए एसेट क्वालिटी तो वहां पर स्थिरता है, स्पेशली नेट एनपीए कुछ सुधरा है। अगर आप ग्रॉस एनपीए की सिचुएशन देखें, ये 2.16% पर आया है वर्सेस 2.3%। साथ ही साथ अगर आप गौर करिएगा स्लिपेजेस में भी इंप्रूवमेंट है। 5,700 करोड़ से स्लिपेज अब घटकर 5,139 करोड़ के आसपास आ खड़ी हुई है। यहां पर आपने ध्यान देना है कि अब कोर बिजनेस में किस तरह की सिचुएशन है। तो डिपॉजिट बेस अगर आप ध्यान देंगे, सालाना आधार पर 19% बढ़ जरूर रहा है, लेकिन क्वार्टरली आधार पर 6% का ही इजाफा दिखा रहा है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि कंपनी की जो ओवरऑल लोन ग्रोथ है वहां पर मोमेंटम थोड़ा सा फीका पड़ता दिखाई दिया है। सीक्वेंशली थोड़ी सी नरमी है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो एडवांसेस का आंकड़ा जो आया है वो करीब 16% बढ़कर आया है वर्सेस ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.66% पर यह है। तो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। अच्छा, अब कॉन कॉल में मैनेजमेंट कह रहा है एनआईएम्स मौजूदा दायरे में ही रहने का अनुमान फिलहाल है। अगर पिकअप आएगा वो आगे देखने को मिलेगा। आगे आरबीआई से रेट कट की वो उम्मीद जताकर बैठे जरूर है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कस्टमर्स की सुरक्षा पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वो एक चीज है जिस पर आरबीआई भी आजकल काफी सख्त है और उस पैमाने पर वो अपने ड्यू डिलिजेंस को और भी और अपने सिस्टम्स को और भी बेहतर करते दिखाई दे रहे हैं। आईटी इंफ्रा को लेकर आरबीआई से भी बातचीत चल रही है, तो उसको और बेहतर करने पर कंपनी का फोकस जरूर रहेगा। क्रेडिट कार्ड को लेकर जो भी खामियां थी वहां पर क्रेडिट एक्शंस आते हुए दिखाई देंगे। क्रेडिट कार्ड ब्रीच वाला मामला था जिसको लेकर इन्होंने रेफरेंस किया है। आईसीआईसीआई बैंक, वैसे फैक्ट ये है हमेशा की तरह सारे चेकबॉक्स लार्जली टिक हो रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है। पर यह बात अलग है कि इस नंबर में एक वाव फैक्टर मिसिंग है इस बार। और स्टॉक की चाल तो आपने देखी है, ताबड़तोड़ रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे आके स्टॉक खड़ा हुआ है। ऐसे में सचिन, पोजीशनिंग कैसी और आपका क्या मन? रिजल्ट देख के तेजी करोगे या नहीं? अच्छा जी, यहाँ पर प्राइस ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट जिस तरीके से एक बेस बनाया है इतने 1060 के आसपास का, वहां से जो एक वर्टिकल रैली रिज्यूम हुई थी, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। एक काफी कॉन्फिडेंट बेस 1100 के आसपास अभी फ्रेश एस्टेब्लिश हुआ है रोल ओवर डेटा पे। एंड जिस तरीके से प्राइस पे एक वी पैटर्न ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए बरकरार ही रहना चाहिए। तो 1160 के पोजिशनल टारगेट के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग्स मेंटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। एंड अगर डिक्लाइंस आते भी है तो आई थिंक 1100 1110 तक ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में भी अक्यूमुलेट किया जा सकता है 1084 के स्टॉप लॉस के साथ। तो कहीं पर भी प्राइस पे डिस्टॉर्शन नहीं है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अच्छा एक ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आया है। एंड अगर हम इसके वीकली चार्ट्स को देखें तो कहीं पर भी इसके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है वहां पर कहीं पर भी ओवरबॉट सिचुएशन नहीं है। तो मुझे लग रहा है काफी रूम अभी यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 1084 के स्टॉप लॉस के साथ। भाई अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह है। ऐसे ब्रोकरेजेस का भी व्यू फंडामेंटली स्ट्रांग तो है ही, डिलीवर कर ही जा रहे हैं बख्शी साहब। तो ब्रोकरेजेस के भी जो कॉल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। जेपी मॉर्गन ओवरवेट 1300, नोमुरा बाय 1335, बर्नस्टीन एक मार्केट परफॉर्म 1150। खैर, दूसरा इंपॉर्टेंट आईसीसी बैंक के बाद वो था मारुति सुजुकी। आमतौर पर वैसे बाजार में कमाई के अड्डे में हम इंतजार कर भी रहे थे फ्राइडे को, आमतौर पे आ जाता है, फ्राइडे को आया नहीं पूरे टाइम। मार्केट बंद होने के बाद ये नंबर्स डिलीवर हुए। मानस, आप चार्ट रेडी रखना, आता हूं आपके पास। हर्षदा,
ये डिले के साथ आया तो गड़बड़ा तो नहीं गया? नंबर है कैसा? थोड़ा सा कुछ कुछ पैरामीटर्स में गड़बड़ है आशीष। आप देखिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट और क्या डिलीवरी आई है। तो मुनाफे का आंकड़ा आपके सामने 48% की ग्रोथ अच्छी दिखाई देगी, 3,878 करोड़, लेकिन ध्यान रखिएगा 4,104 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू में 19% का इजाफा है। रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है 38,235 करोड़ के आसपास की, और ये 38,672 करोड़ का अनुमान था। जो दिक्कत आई है, अगर आप प्रॉफिट पर नजरें डालेंगे तो एक अदर इनकम का फैक्टर है, इसीलिए वो प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। अदर इनकम करीब 1118 करोड़ की। मार्जिन्स अगर आप गौर करें तो वो फिगर जो अभी अभी सामने आया था, लेकर आइएगा दोबारा, 12.2% के आसपास का मार्जिन एक्सपेक्टेशन थी, 13.4% के मार्जिन आएंगे। बढ़त आई है लेकिन उतने ज्यादा मार्जिन नहीं बढ़े हैं जितना अनुमान था। एबिटा के लिहाज से ये भी बिलो एस्टिमेट से 5,178 करोड़ के अनुमान के सामने 40% ग्रो होकर 4,685 करोड़ का ये फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। तो मार्जिन में एक मिस है अच्छे टेलविंड के बावजूद, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। साथ ही साथ मार्केट शेयर 25-26 में कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं वहां पर एक रिस्क है कि वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो उस लिहाज से आपको ध्यान में रखनी होगी पूरी बात। तो मतलब अच्छे नंबर्स हैं, कोई कंप्लेंट नहीं, पर जो बाजार पेंसिल इन करके चल रहा था, खासतौर पे ऑटो कंपनीज के मार्जिन के प्रोफाइल, मार्जिन एक्सपेक्टेड था अच्छा खासा एक्सपेंशन, उसके सामने उतने नहीं बढ़े, तो नंबर्स हो गए डिसअपॉइंटिंग से। मानस, ये बता, नॉर्थ इंडिया में मारुति को मारुति क्यों कहते हैं? नहीं नहीं, यहाँ भी मारुति कहते हैं। नहीं ऐसा नहीं नहीं, है। नॉर्थ में मारुति मारुति कहते हैं सब। थोड़ा और नहीं, मतलब लखनऊ से भी ऊपर चले जाओ ना तो ऐसा कहते हैं। वैसे मानस, चार्ट्स पे कैसा है मारुति? तो देखिए मारुति स्टॉक करेक्ट हुआ है 2-3 दिनों में। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग थी, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन और देखने को मिले, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, 12,525-500 के आसपास आ जाए। लेकिन आई थिंक वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो गिरावट पे खरीदारी करने की कोशिश करनी है, 12,200 का स्टॉप लॉस लगाना है, और मेरा समझना है कि कोई करेक्शन देखने को मिलेगा तो वापस आपको 13,100 के स्तर देखने को मिल जाएंगे मारुति। बाय ऑन डिप्स है भाई। आईसीसी बैंक भी एक्सपर्ट्स को चार्ट पे पसंद आता है, इवन मारुति पसंद आता है। नंबर्स मिले जुले एक के हो सकते हैं, दूसरे के डिसअपॉइंटिंग से हो सकते हैं। तीसरा, HCL टेक्नोलॉजीज और HCL टेक। बहेती साहब, आप चार्ट रेडी रखो, आता हूं आपके पास। HCL टेक, हर्षदा, कैसे लगे नंबर? HCL के केस में दिक्कतें हैं आशीष, जैसे बाकी कंपनियों के साथ हुआ है, यहाँ पर भी वही स्थिति उभर कर आ रही है। मुनाफा घटा है, करीब 8% तक की गिरावट देखने को मिली है। अगर आप डॉलर रेवेन्यू देखें, बहुत ही माइल्ड ग्रोथ है, 0.4% का ही इजाफा देखने को यहाँ पर मिला है। 3,430 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू इन्होंने डॉलर टर्म्स में कमाया है, जहां पर 34-37 मिलियन डॉलर के आसपास का अनुमान था। हल्का मिस है, बहुत मामूली ग्रोथ। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर भी अगर आप देखें, एक्सपेक्टेशन था कि 0.4% तक की ग्रोथ आएगी, यहां पर 0.3% ही कंपनी ग्रो कर पाई है, और मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। 19.7% का मार्जिन 17.6% पर आया। लेकिन ये पिछले क्वार्टर की बात हुई। FY25 का साल कैसा रहेगा उसको लेकर भी रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी की अच्छी नहीं है। अनुमान जो था 5 से 7% तक की रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी दे सकती है। कंपनी कह रही है कि रेवेन्यू के तौर पर हम 3 से 5% कमा लें तो वही काफी रहेगा, और ये चीज है जो दरअसल पूरी स्ट्रीट को निराश करेगी। Q4 का परफॉर्मेंस फीका, मार्जिन्स में ज्यादा दबाव और दिक्कत FY25 के आउटलुक को लेकर। बैती साहब, चार्ट्स पे कैसी पोजीशनिंग? नंबर्स और गाइडेंस तो गड़बड़ा गया। जी अशी जी, चार्ट पे भी प्रेशर बना हुआ है। जहां हमने देखा था पिछले 2-3 क्वार्टर से आउट परफॉर्म कर रहा था पूरे लार्ज कैप आईटी को नंबर्स के बेसिस पे। अब वो शायद वाव फैक्टर नहीं रहा नंबर्स में, और मुझे लग रहा है इसमें भी अब यहाँ से प्रेशर काफी माउंट होता हुआ देखने मिल सकता है। स्टॉक में आज की गिरावट एंटिसिपेटेड है और 1440 का एक अहम जोन है। मुझे लग रहा है शायद वहां तक तो जरूर जाएगा, और उसके बाद जो जोन है वो 1400 तक का खुल जाता है इसमें। तो 1440 अगर टूटता है तो शायद 1400 का भी जोन बनता है। हमारी सलाह रहेगी कि खुलते ही शॉर्ट ना करें, कोई पुल बैक आए तो इसमें एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो फ्राइडे के क्लोज के करीब का ही 1480 का एक एसएल मेंटेन करें। HCL टेक थोड़ा सा दिक्कत में आता हुआ और चार्ट्स पे भी वीक नजर आता है। चौथा निफ्टी का रिजल्ट रिएक्शन है SBI लाइफ। सतपुरे साहब, चार्ट आप देखो।
हर्षदा, नंबर्स कैसे? इस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो मुनाफे में 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। 811 करोड़ का ये फिगर। वीएनबी मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुए हैं, 31.7% से घटकर 28.3% के आसपास आए हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये 27 से 28% बाकी कंपनियों ने डिलीवर किया, 28% के ऊपर वीएनबी मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किया, वो एक पॉजिटिव है। एनुअल प्रीमियम अर्न भी 17% बढ़ा है, 5,330 करोड़ पर आता हुआ। और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का नंबर अगर आप देखें, जो आप वीएनबी मार्जिन के साथ देखते हैं, उसमें भी बढ़त देखने को मिली है, ये 1510 करोड़ के आसपास आया है। इस कंपनी में हाईलाइट यही है कि इनके वीएनबी मार्जिन इनके पीयर सेट से बेहतर दिख रहे हैं। 340 बेसिस पॉइंट दरअसल मार्जिन गिरे हैं, पर इनके पीयर्स ने इससे ज्यादा दबाव दिखाया है। तो पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो एक शेड बेहतर नजर आएगा। सतोदे साहब, चार्ट्स में ऐसा कुछ नजर आता है क्या? एसबीआई लाइफ, क्या करोगे आप? आशीष जी, मुझे लगता है कि रिजल्ट के पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बिकवाली हो चुकी है और कहीं ना कहीं अपने 100 डीएमए के और 200 डीएमए के नजदीक आ रहा है। अगर आप लेवल्स की बात करें तो 1415 के आसपास का क्लोज था और आज लगता है ये 1390 और 1400 के आसपास का डिप मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है ये डिप पे ये सेटल हो जाएगा, प्रोबेबली वो यही डिप होगा जहां से ये रिकवर करेगा। इवेंचुअली मुझे लगता है ये 1450 1460 तक जाएगा। लेकिन आशीष जी, अगर जैसे कि अगर डिप नहीं मिलता और सीधा रिवर्सल ही होता है तो फिर इस पे नजर रखें। मुझे लगता है इन बोथ केसेस डिप पे भी बाय होगा और ब्रेकआउट 1450 1460 के ऊपर भी बाय होगा। तो मेरे हिसाब से जितना निगेटिव है ये फैक्टर्ड इन है और लोअर लेवल से रिकवरी होनी चाहिए। ओके, ये हो गए भाई निफ्टी के चारों नंबर्स। आज इलेक्शन सिलेक्शन की बारी, हमने फ्राइडे को रोक दिया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपन लोग सीरीज के सितारे ढूंढ रहे थे। गाभासर और धर्मेश के पास जाऊंगा आज के वो इलेक्शन सिलेक्शन के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें। बाकी सारे ये जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस कर लिए जाएं। भाई रचना जी, आप जब तक 2-3 स्टॉक्स टटोल लो, हम रिटेल को बड़ा इंटरेस्ट रहता है किसी यस बैंक पे, इवन किसी आरबीएल बैंक पे या किसी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। सिर्फ बैंक्स में छोटे मझोले की बात कर रहा हूं। इनमें से कहीं ट्रेड वेड का समीकरण ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो आप बताना, मैं आता हूं आपके पास। हर्षदा, बाकी के सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स वाले में जैसे आप मेंशन कर रहे थे आशीष, जो यस बैंक के साथ ही शुरुआत करेंगे। यस बैंक के केस में मुनाफा आया 454 करोड़ के आसपास का, बढ़त देखने को मिली है। अच्छा, इनके लिए लो प्रोविजन और टैक्स राइट बैक का फायदा मिला है। ब्याज से आय में करीब 2% प्लस की ग्रोथ है, 2153 करोड़ का आंकड़ा। लेकिन मार्जिन फ्लैट है, 2.4% पर आए हैं, जो 9 क्वार्टर के लो पर पिछले क्वार्टर में थे वहीं पर फंसे हुए हैं मार्जिन। 12 क्वार्टर हाई पर राइट ऑफ्स हैं, जिसके चलते एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। तो अब एसेट क्वालिटी में आप देखिए, 2% का ग्रॉस एनपीए 1.6% पर आया। नेट एनपीए जो 0.9% था वो घटा है, आधे % के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। कासा में क्वार्टरली बेसिस पर नियरली 15% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। डिसबर्समेंट 24% बढ़ा है इस पर्टिकुलर साल ईयर ऑन ईयर। और एडवांसेस अगर आप ध्यान देंगे, ये 4 क्वार्टर हाई पर है, एनुअलाइज बेसिस पर 12% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अब आइए आरबीएल बैंक के नंबर्स पर। आरबीएल बैंक के केस में मुनाफा 30% बढ़कर आया, 352 करोड़ 320 करोड़ का अनुमान था। ब्याज से आय में 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ये नियरली 1600 करोड़ के आसपास आता हुआ फिगर है। मार्जिन 5.45% पर आए हैं। यहां पर ग्रॉस एनपीए में अगर आप गौर करें, इंप्रूवमेंट है, 2.65% पर है वर्सेस 3%, और नेट एनपीए भी 0.74% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। डिपॉजिट्स स्टिकियर हैं, एक्सपेक्ट एनआईएम टू बी इन द सेम रेंज, ये कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में साफ कहा है। सेकेंड हाफ में शायद ये पिकअप होते हुए दिखाई देंगे, Q1 में पिकअप का आसार नहीं है FY25 के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट मुनाफा 9% घटा है, 724 करोड़ पर आता हुआ। ब्याज से आय 24% लेकिन बड़ी है, यह आंकड़ा है 4468 करोड़ के आसपास। ग्रॉस एनपीए के केस में इंप्रूवमेंट है, 1.88% का ये नंबर है वर्सेस 2%। नेट एनपीए भी 0.6% के आसपास आता हुआ। FY25 के लिए कंपनी कह रही है, और इनका गाइडेंस ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है वैसे, कि 22 से 23% तक की ग्रोथ ही देखने को मिलेगी लोन्स में। डिपॉजिट ग्रोथ 28 से 30% रहेगा। ये फिलहाल कंपनी की तरफ से बयान भी आए हैं। ये हो गया भाई। अच्छा, इन तीनों बैंक्स के रिजल्ट्स। रचना जी, क्या करा जाए? यस बैंक बहुत चर्चा में था, मुनाफा बहुत जंप कर गया, पर वो प्रोविजंस लोअर है।
अदर इनकम बड़ी है, टैक्स राइट बैक्स हैं। वैसे यस बैंक कुछ नंबर्स को देख के लग रहा है इसको तैयार किया जा रहा है ना? तो ये अब वो होना है। देखिए एक्चुअली एक बात बताऊं मैं, ये तो होना ही है, और इसका सबसे बड़ा फायदा एक्चुअली होगा एसबीआई को, क्योंकि 10 रुपए वाला माल जो है उनका वो 26-27 रुपए हो चुका है। तो वो इस साल में उनको बहुत बड़ा एक लॉटरी लगने वाला है। ये एक और रीजन है कि मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा एसबीआई पे भी ध्यान रखें आप। यस बैंक तो खैर, अब देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि नंबर्स थोड़े से ड्रेस्ड अप हैं, उतने अच्छे नहीं हैं। प्राइमा फेसी मुझे नंबर अच्छे लग रहे थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा है तो सही, लेकिन यहाँ बॉटम तो बन चुका है यस बैंक में। और अब देखते हैं किस तरीके आज मार्केट का रिएक्शन देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि अपने हाई से करेक्ट भी हो चुका है ये स्टॉक अपने हाई से। इसमें दिक्कत एक ही है कि इसमें बहुत ज्यादा रिटेल है, सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग मतलब इनके बाद रिटेल की है, वो दिक्कत है थोड़ी सी। जैसे एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई तो स्लिपेजेस बढ़े, राइट ऑफ जंप करके तगड़ी तरीके से। तो खैर ठीक है, यस बैंक, आरबीएल बैंक और आईडीएफसी। आरबीएल बहुत अच्छे, आईडीएफसी फर्स्ट की गाइडेंस म्यूटेड, ठंडी। ऐसे में रचना जी, किसी में कोई स्पेसिफिक ट्रेड नजर आ रहा है, मौका मिल रहा है क्या? जी, मेरे हिसाब से यस बैंक का सेटअप बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे जैसे बात हुई कि एक गिरावट के बाद एक बॉटम बन चुका है, वो बिल्कुल सही बात लग रही है। एंड काफी लंबे अरसे का यहाँ पे बेस बना हुआ है, वेरी वेरी सिमिलर इफ आई कैन से कंपेयर टू आइडिया में जैसा चार्ट में सेटअप है उसी तरीके का सेटअप यहाँ पे भी है। तो स्कोप यहाँ पे मुझे लग रहा है, और ये काउंटर जब तक 20 के ऊपर बना रहेगा यस बैंक, तब तक यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसको बस कैटलिस्ट मिलते रहना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ना कुछ पीछे से एक टेलविंड बनती रहेगी, एक धक्का मिलता रहेगा पीछे से, तो ये स्टॉक बहुत ही सुपर तरीके से चल सकता है। एंड इवन आरबीएल बैंक इज लुकिंग क्वाइट परफेक्ट। चलिए तो रखिए यस बैंक, आरबीएल बैंक रडार पे। हर्षदा, बाकी के सारे स्टॉक्स इन न्यूज़। आशीष, एक तो आज स्मॉल फाइनेंस बैंक में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रेडार पर रहेगा। यहां पर दरअसल आरबीआई ने गाइडलाइन रिलीज की है कि अगर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को कन्वर्ट करना है अपने आप को एक यूनिवर्सल बैंक में, तो कुछ क्राइटेरियाज आपको मीट करने पड़ेंगे, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में पूरे तरह से ठीक बैठ रहे हैं। कन्वर्जन के लिए क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ का होना चाहिए सबसे पहले। साथ ही साथ सिर्फ लिस्टेड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को ये मौका मिलेगा कन्वर्जन का। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अब ग्रॉस एनपीए 3% या फिर 3% से कम का होना चाहिए, नेट एनपीए 1% या उससे कम होना चाहिए। और इन तीनों क्राइटेरियाज में दरअसल नेटवर्थ इनका 12,500 करोड़ का है, ग्रॉस एनपीए 1.5% के आसपास आए हैं, नेट एनपीए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में 0.5% के आसपास है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे उपयुक्त है इसका फायदा उठाने के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी रेडार पर रहेगा, जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनको ज्यादा रेगुलेटरी फीस देनी पड़ सकती है और अच्छा खासा यहाँ पर प्रीमियम के साथ इंटरेस्ट के साथ रेगुलेटरी फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स जो बीएसई लगा रहा था वो ऐसे भी नहीं चाहता है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर नोशनल वैल्यू पर ये किया जाए। अपोलो हॉस्पिटल्स, इन्होंने 17% स्टेक जो अपोलो हेल्थ को में ट्रांसफर किया एडवेंट की एक एफिलिएट को, उस लिहाज से वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। और ऑफ कोर्स इनकी फार्मा बिजनेस में भी कुछ रिअलाइनमेंट होती हुई दिखाई देगी। क्विकली इलेक्शन सिलेक्शन का स्टिंग प्ले आउट करिए। गाबा सर को रखिए स्क्रीन पे, धर्मेश को साथ में रखिए। गाबा सर, पोजिशनली क्या पसंद आ रहा है? पोजिशनली जो मुझे पसंद है स्टॉक वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। ट्रेड कर रहा है 886 में। इसका जो चार्ट सेटअप है बढ़िया है, बहुत अच्छा बेस बना है जेएसडब्ल्यू का, करीब 850 के आसपास। मेरे ख्याल से जब तक उसके ऊपर है तब तक ठीक है। इसका जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट मेरे ख्याल से 1000 का है, वक्त लग सकता है उसके लिए, लेकिन 1000 पॉसिबल है जेएसडब्ल्यू स्टील पर। मुझे लगा आप कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ के लाओगे जो अब की बार 400 पार करेगा। बिल्कुल 1000 वाला लेकर आएगा बस सर। यस धर्मेश, आपके पास 30 सेकेंड्स है, बढ़िया सा एक और पिक चाहिए आपसे। जी आशीष जी, इंफ्रा पर ही पिक रहेगी। और सरकार का आप देखें तो चाहे वो सिविल इंफ्रा हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, घरों का हो या फिर वाटर सप्लाई हो, इस सब पर जोर है। और यहाँ पर मुझे लगता है एनसीसी काफ़ी अच्छा विकल्प है। 60% बिजनेस इसके यूपी और महाराष्ट्र से आते हैं और ये चालू क्षेत्र में कार्यरत है। 270 के आसपास है इसका, 1 साल के हिसाब से अगर आप होल्ड करेंगे तो प्राइस टारगेट निकल के आता है। बाकी रिटर्न रेशियोज एंड मार्जिन्स आर इंटैक्ट। ओके, चलिए इस नोट पर आप मुनाफे की तैयारी समेट रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील और